नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाते हैं दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। तो चलिए सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिरकार विस्फोट में आज वो कौन सी खबरें जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के प्लान की, जहां अमेरिका ईरान की घेराबंदी और ज्यादा कड़ी करते हुए नजर आ रहा है। सेना ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार कर रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान को एक बड़ी चेतावनी दे दी है। इसके साथ ही इजराइल की एक खतरनाक योजना भी सामने आ रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजराइल ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर जुड़ी हुई है ईरान की रणनीति से। किस तरीके से उसने प्लान मच्छर बनाया है और ये है क्या आखिरकार, ये किस तरीके का नाम है, ये किस तरीके से काम करेगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। ईरान ने अमेरिका पर दरअसल पलटवार की योजना बना ली है और इस योजना के टारगेट पर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर रहेगा। ईरान ने नए हथियार भी तैयार कर लिए हैं। इन्हीं में से एक है ईरानी नेवी के मॉस्किटो यानी कि मच्छर। और ये मच्छर कितने खतरनाक हैं, किस तरीके से ये तबाही ला सकते हैं और अमेरिका को किस तरीके से ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात रूस और यूक्रेन की भी करेंगे। जंग को 4 साल पूरे हो चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस जंग में कितने सैनिकों की मौत हो गई है, किसने क्या पाया और किसने क्या खोया। इसके साथ ही हम आपको रूस की एक खास रणनीति के बारे में भी बताएंगे, उससे भी रूबरू करवाएंगे, जिसके आगे यूरोप और यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल साबित हो गए हैं और यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम की कमी होती जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं विस्फोट। और खबर यह है कि ईरान को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं है, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हालांकि इसी बात को लेकर के अभी तक दोनों देशों के बीच में हंगामा देखने को मिल रहा है। ईरान दुनिया में आतंक का प्रायोजक है। ट्रंप कह रहे हैं कि परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं है, यह उनकी तरफ से सीधे सीधे कह दिया गया है। ईरान दुनिया में आतंक का प्रायोजक है, उसकी वजह भी है। उसकी वजह है उसकी तरफ से चलाए जा रहे हैं जो उसके प्रॉक्सी ग्रुप है, उसकी वजह से इस तरीके के बयान आते हैं। राष्ट्रपति ये बड़ा बयान दे रहे हैं। राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि वो परमाणु हथियार नहीं रख सकता है ईरान। और ईरान से इसी बात को लेकर के ये उठापटक भी चल रही है कि 440 किलो यूरेनियम जो उसके पास संवर्धित है, अगर उसने 60% से उसे 90% कर लिया तो वो परमाणु हथियार बना लेगा। अब एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से ये कह दिया गया है कि ईरान अपने पास परमाणु हथियार नहीं रख सकता, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये भी प्रॉक्सी संगठन को लेकर के कह दिया कि ईरान दुनिया में आतंक का प्रायोजक है, इसलिए उसके पास ये हथियार नहीं होने चाहिए। अब इसी बात को लेकर के एक बार फिर से जिनेवा में मीटिंग होने वाली है। जब जिनेवा में मीटिंग होगी तो फिर से विटकॉफ के बीच में और साथ ही जो विदेश मंत्री है ईरान के, उनके बीच में इस बात को लेकर के चर्चा होगी कि परमाणु हथियारों की जो जिद है वो त्याग दी जाए। अब एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर यह है कि खामनेई पर भड़के हुए हैं राष्ट्रपति ट्रंप। 47 साल से ईरान पर काबिज, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ये खामनेई के लिए कहा गया कि 47 साल से वो ईरान पर काबिज है। ईरानी शासन ने आतंकवाद फैलाया है। ट्रंप ने आगे कहा है कि प्रदर्शन में 32,000 लोगों की मौत हो गई है। यह भी उनकी तरफ से कहा गया। ये 2 बड़े बयान दिए गए हैं राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि खामनेई 32,000 लोगों की मौत के जिम्मेदार है, 47 साल से ईरान पर काबिज है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है क्योंकि ईरान दुनिया भर में आतंक को फैलाता है। तो इन तमाम बातों को लेकर के जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, उस पर ट्रंप की ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है। लेकिन ट्रंप को भी बहुत ज्यादा सहयोग किसी का मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। उनके जो साथी थे उन्होंने भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके लिए वो ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई आधिकारिक वजह होनी चाहिए किसी देश पर हमला करने के लिए। यह ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है। ब्रिटेन सीधे सीधे कह रहा है कि ना गार्सिया का उपयोग करने देंगे, ना आरएएफ का इस्तेमाल करने देंगे। अब ऐसे में अमेरिका के लिए मुश्किलें बड़ी हैं, बयान भी बड़े बड़े आते हैं, लेकिन ये क्या बयानों से तर अब जो युद्ध की शुरुआत है वो होने वाली है। इसीलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने पूरा साजो सामान मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। अब मिडिल ईस्ट में जब ये तैनाती हो रही है तो उन सब के बीच में एक तो प्रेशर पॉलिटिक्स, दूसरा युद्ध की तैयारी, भीषण हमले की तैयारी की जा रही है। अब क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इन बयानों के बीच में, जरा वो दिखाते हैं आपको। और अब वर्ल्ड में अमेरिका का बड़ा सैन्य जमावड़ा है। ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं।
तो वहीं दूसरी ओर सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने डिस्ट्रॉयर के साथ तैनात है। उसके साथ 70 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी अपनी पोजीशन की ओर बढ़ रहा है, जो जल्द ईरान पर हमले के लिए तैयार हो सकता है। तैयारियों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का सिलसिला भी जारी है। ट्रंप लगातार ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि अमेरिका भी जानता है कि ईरान पलटवार जरूर करेगा और ऐसी स्थिति में नुकसान को कम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में करीब 40,000 जवान तैनात किए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने हमला किया तो अरब में मौजूद अमेरिका की मिलिट्री बेस और इजराइल जल उठेंगे। ऐसे में अमेरिका भी तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने कतर और दूसरे सैन्य बेस से अतिरिक्त जवान हटा लिए हैं। इनके अलावा सैन्य साजो सामान भी हटाया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने लेबनान से अपने दूतावास के अतिरिक्त कर्मचारियों को भी वापस बुला लिया है। बेरूत से बड़ी संख्या में कर्मचारी अमेरिका की ओर जाते दिखाई दिए। अमेरिका चाह रहा है कि अगर ईरान पलटवार करे तब भी नुकसान कम से कम हो। तो अमेरिका की तैयारियां तो पूरी हो चुकी है। अब सेना को केवल राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश का इंतजार है। अब आइए आपको बताते हैं ईरान के खिलाफ अमेरिका के वो कौन से बड़े कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। बैठक से पहले आखिरकार क्या हो रहा है? तो बैठक से पहले अमेरिका की एक नई धमकी सामने आ गई है। उसने क्या धमकी दी? उसकी तरफ से कहा गया कि 26 फरवरी को होने वाली जो बैठक है जिनेवा में, जो अगली वार्ता पेंडिंग है, उसे लेकर के कहा गया ये जिनेवा में अगली वार्ता होने वाली है। सैन्य टकराव की आशंका अभी बरकरार है। ये बैठक के बीच में उनकी तरफ से बड़ी बात कह दी गई है कि अभी भी सैन्य टकराव की स्थिति हटी नहीं है। छोटे छोटे हमले करके वो वैसे भी उन पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में 200 अमेरिकी फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। ये जानकारी उनकी तरफ से दे दी गई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने अपने सैनिकों की गुप्त शिफ्टिंग भी इस दौरान शुरू कर दी है। ये भी जरूरी होगा, युद्ध में अगर बने रहना है तो ये भी जरूरी होगा। ट्रंप ने 10 से 15 दिनों का ईरान को अल्टीमेटम भी दे दिया कि 10 से 15 दिनों में जो है उसे सुलझा लो। मीटिंग वैसे भी होने वाली है, अगर वहां पर घुटने टेक देता है ईरान तो अमेरिका पीछे हट जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। हम लड़ेंगे, मरेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है। दुनिया की नजरें अब कूटनीतिक समाधान पर टिकी हुई हैं। दुनिया नहीं चाहती कि ये युद्ध हो, वरना स्थिति दुनिया भर के लिए खराब हो जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तेल की आवाजाही बंद हो जाएगी, कच्चे माल की आपूर्ति नहीं होगी और इसकी वजह से दुनिया भर में बम्पर तरीके से डीजल और पेट्रोल के दामों में उछाल देखा जा सकता है। दुनिया बिल्कुल चाहती है कि कूटनीतिक लिहाज से समाधान निकाला जा सके। मीटिंग में क्या होगा, किन मुद्दों पर बातचीत होगी और क्या फिर से पुरानी मीटिंग की तरह इस बार भी लिफाफा थमा दिया जाएगा? देखिए। ट्रंप लगातार खामेनेई को धमकी दे रहे हैं, समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। उधर अमेरिका में बैठकों का दौर जारी है। बहस का मुद्दा है कि क्या ईरान पर हमला किया जाए या कूटनीति को एक और मौका दिया जाए। खबर है कि ईरान पर हमलों को लेकर ट्रंप की टीम में ही फूट पड़ रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना के टॉप अधिकारी और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को सलाह दी है कि ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान अमेरिका को लंबे और उलझे हुए युद्ध में फंसा सकता है। पेंटागन को डर है कि अगर ईरान पर हमले हुए रूस और चीन भी खामोश नहीं रहेंगे और वो भी जंग में कूद सकते हैं। यानी जंग की शुरुआत तो अमेरिका की मर्जी से होगी, लेकिन उसे खत्म करने पर अमेरिका का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। खबरों के मुताबिक केन ने चेतावनी दी कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष अमेरिकी सेना के एक गोला बारूद भंडारों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें बताया गया कि लिमिटेड सप्लाई वाले गोला बारूद और अन्य हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से भविष्य में चीन के साथ किसी भी संघर्ष में उसकी क्षमता कम करेगी। रिपोर्ट में बताया गया कि केन का मानना है कि अगर अमेरिका ने बड़ा हमला किया तो यह सीमित कार्रवाई तक नहीं रहेगा।
पहले भी इस बात का खतरा जताया जाता रहा है। ईरान जवाबी हमला कर सकता है, अपने सहयोगी समूहों के जरिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है और तबाही पूरे अरब जगत में फैल सकती है। हालांकि अंतिम फैसला ट्रंप को करना है और पेंटागन को राष्ट्रपति का फैसला मानना ही होगा, लेकिन फिलहाल ईरान पर कार्रवाई को लेकर टीम ट्रंप में ही फूट पड़ती दिख रही है। और इतिहास में अब तक अमेरिका कई बार लंबी जंगों में फंस चुका है। इनसे अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, उल्टा उसने अपने हजारों सैनिक गंवा दिए, कई अरब डॉलर का उसे नुकसान सहना पड़ा है। अब जरा आपको ये बता देते हैं कि वो कौन कौन से युद्ध हैं जिस दौरान उसे ये लंबी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो वियतनाम युद्ध सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। साल 1965 से 1975 तक ये जंग चली थी, 10 साल। 58,220 जवानों की मौत हुई थी अमेरिकी। 3 लाख से अधिक जवान अमेरिका के घायल हुए थे। अमेरिका का सीधा जो मकसद था वो था कम्युनिज्म का खात्मा करना। लेकिन जंग के बाद वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार बन जाती है और आज भी वियतनाम की इस बहादुरी को याद भी किया जाता है कि वहां पर किस तरीके से अमेरिकियों की नाक में दम करके उन्हें भगा दिया गया था। बात उसके बाद अफगानिस्तान युद्ध की करते हैं। साल 2001 से 2021 तक यहां पर युद्ध चलता है। 2,400 जवानों की मौत हो जाती है। 20,700 सैनिक इस दौरान घायल हो जाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो गई और अमेरिका को अपने हथियार छोड़कर के वहां से भागना पड़ा था। ये तो हाल फिलहाल की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से उन्हें भागना पड़ा था। अब इराक युद्ध की बात करिए। साल 2003 से 2011 तक जो जंग चली उसमें 4500 जवानों की जान चली गई थी और इसके साथ ही 32,000 सैनिक उनके घायल हुए थे। इराक में कोई शांति नहीं लौटी। तो अब इस तरीके से लंबे युद्ध में हर बार उसे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ परेशानी उठानी पड़ी। अब खबर आ रही है कि ईरान पर हमले के लिए इजराइल तैयार है। इजराइल भी पूरी तैयारी में बैठा हुआ है कि अगर युद्ध होता है तो उसे किस तरीके से अपनी भूमिका निभानी है। आईडीएफ हो, मोसाद हो, शिन बेट हो, रणनीति उनकी तैयार है। अमेरिका इजराइल मिल करके हमला करेंगे तो ये आईडीएफ, मोसाद, शिन बेट, ये इनकी रणनीति पूरी तरीके से तैयार हो गई। इन्होंने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। रणनीति यही है कि अमेरिका के साथ मिलकर के हमला करेंगे उसी तरीके से जैसे इन्होंने पहले किया था। यानी इजराइल और अमेरिका अलग अलग मोर्चों पर लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। जिस दिन अमेरिका की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि ईरान पर अब हमला कर दिया जाए, उसी दिन आईडीएफ हो, मोसाद हो या शिन बेट हो, सब के सब मैदान में नजर आएंगे अमेरिका का साथ देते हुए। क्योंकि इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा अगर मिडिल ईस्ट में है तो ईरान से ही है। वो ये जानता है क्योंकि इसके प्रॉक्सी उसे बार बार परेशान करते हैं। हिजबुल्लाह उससे बार बार परेशान करता है, हूती उससे बार बार परेशान करता है और अब तो ग्रेटर इजराइल की बात चल रही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि कुछ और देशों की जमीन पर भी इजराइल अपने झंडे गाड़ दे, तब जाकर के ही वो ग्रेटर इजराइल वाला सपना पूरा कर पाएगा। अमेरिका पूरी तरीके से जो एक नक्शा है मिडिल ईस्ट का वो बदलने में लगा हुआ है। ये उस पर आरोप लग रहे हैं, अन्य कंट्रियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब खबर ये है कि इजराइल में अमेरिका की एक बड़ी मूवमेंट भी देखने को मिल रही है। अब ये बड़ी मूवमेंट क्या देखने को मिली है, यहाँ पर बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी गई है। 11 F-22 फाइटर जेट्स इजराइल पहुंचा दिए गए हैं। तो इजराइल में अमेरिका ने अपने बेस पर ये तैयारियां शुरू कर दी है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 11 F-22 फाइटर जेट्स वहां पर पहुंचाए गए हैं इजराइल की तरफ से। दो खबरें हैं, एक तरफ पूरी तरीके से जो तैयारी है वो किसकी है, इजराइल की। इजराइल बस इंतजार कर रहा है कि जैसे ही अमेरिका हाँ कहे वो जाकर के इस जंग में उतर जाएगा, अमेरिका का साथ देगा, ईरान को सबक सिखाएगा। दूसरी तरफ इजराइल में अमेरिका का एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है जहां बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है और यहां पर F-22 फाइटर जेट्स पहुंचाए गए हैं इजराइल में। 11 इजराइल से घेरना ईरान को सबसे ज्यादा आसान होगा क्योंकि इजराइल तो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। वो ना नुकुर करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इजराइल खुद चाहता है कि यह युद्ध हो, ईरान नक्शे से गायब हो जाए। इसके पहले की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे देशों ने बैकआउट किया। उन्होंने कहा कि हम अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे, अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे देश तो अमेरिका के दोस्त होते हुए पीछे खिसक गए, लेकिन इजराइल अभी भी खड़ा हुआ है, टिका हुआ है। उसे पता है क्योंकि ये उसी के हित में है और अपना हित साधने के लिए वो भी पूरी तरीके से मुख्य भूमिका में नजर आ रहा है। अब ईरान की तैयारी अगर है तो इजराइल की तैयारी क्या उस पर भारी पड़ जाएगी?
इसराइल के आसमान में अमेरिकी विमानों की हलचल बढ़ गई है, तो वहीं अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के भी इसराइल के करीब पहुंचने की खबर है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर और कार्गो विमान इसराइल पहुंचे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि क्या अमेरिका कोई सीक्रेट ऑपरेशन कर रहा है। इस बीच इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने इसराइल की ओर एक भी मिसाइल दागी तो ये उसके लिए बहुत भारी होगा। तो क्या ये केवल धमकी है? माना जा रहा है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ सभी सैन्य विकल्प खुले रखे हैं। इसराइल की सेना ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर सकती है। इसराइल ईरान पर हमलों में जेरिको मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। जेरिको इसराइल की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM, जिसकी रेंज 6500 किलोमीटर है। ये MIRV तकनीक से लैस है और एक साथ कई वॉरहेड ले जाने का दम रखती है। सवाल ये उठा है कि अगर ईरान ने मिसाइल अटैक किया तो क्या इसराइल न्यूक्लियर वॉरहेड से जवाब देगा? इस बीच इसराइल युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। यूरोप और लैटिन अमेरिका में इजरायली दूतावास को खाली कराया जा रहा है, जबकि दुनिया भर में मौजूद डिप्लोमेटिक ठिकाने अलर्ट पर है। इसराइल को डर है कि ईरान स्लीपर सेल के जरिए हमले करवा सकता है और इसके लिए यूरोप के गैंग्स का इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिका से जंग की आशंका के बीच में एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। ईरान को चीन सुपरसोनिक मिसाइल देने वाला है। अमेरिकी युद्धपोत को तबाह करने के लिए ये मिसाइल दी जा रही है। अब चीन के साथ ये जो समझौता है वो शुरू हो गया है। ईरान की तरफ से ये समझौता शुरू किया गया है कि वो सुपरसोनिक मिसाइल देगा। अमेरिकी युद्धपोत को ये मिसाइल पूरी तरीके से तबाह करने का मादा रखती है। इसका नाम CM-302 है। इस मिसाइल की डील बताया जा रहा है कि लगभग तय है। इससे पहले कल हमने आपको बताया था कि $589 मिलियन की डील साइन हुई है। किसके बीच में? रूस और ईरान के बीच में। अब ये दोनों ही तो उसके साथ दोस्त है और दोस्ती अपनी पूरी निभा रहे। रशिया उसे हथियार दे रहा है। चीन के साथ डील लगभग तय मानी जा रही है। CM-302 मिसाइल को लेकर के ये डील तय है। ये मिसाइल से देने वाला है। कुछ और मिसाइल उसकी तरफ से खरीदी जा रही है। रूस से ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, मिसाइल खरीदे जा रहे हैं। उसके साथ साथ फाइटर जेट्स वो लेकर के आ रहा है, जो उसके बीच में $589 मिलियन की जो डील हुई है उसके तहत। अब दूसरी तरफ वो मिसाइल का खुद भी इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और यही उसकी क्षमता है जिसकी वजह से वो बार बार कहता है कि वो नहीं झुकने वाला है। वो तैयारी करके बैठा हुआ है। तमाम तरीके की जो उसके पास मिसाइल है उसकी वजह से उसके ये बयान सामने आते हैं। अब एक बार फिर से ये खबर है कि CM-302 मिसाइल की डील लगभग तय हो गई है। कभी भी ये खेप सौंपी जा सकती है और सबसे ज्यादा कोशिश यही होगी कि अमेरिका जैसे ही युद्ध शुरू करे उसके पहले पहले ये सुपरसोनिक मिसाइल उसे दे दी जाए, ताकि अमेरिकी युद्धपोत को तबाह करने के लिए वो काम आए। ये जो आप परीक्षण देख रहे हैं, ये परीक्षण ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान बार बार यहां पर परीक्षण कर रहा है, अपनी शक्ति बताने की कोशिश में लगा हुआ है। अब ये चीन से मीटिंग की तस्वीरें हैं कि चीन आखिरकार वो कौन सी मिसाइल है जो देने वाला है। ये उसकी तस्वीरें निकल करके आई है। CM-302 यही है CM-302 जिसको लेकर के डील साइन हो रही है और ये लगभग तय है कि CM-302 दी जाएगी ताकि अमेरिकी युद्धपोत को ये पूरी तरीके से तबाह कर सके। दो अमेरिका ने अपने युद्धपोत वहां पर पहुंचा दिए हैं। USS आर फोर्ड पहुंचा दिया है, अब्राहम लिंकन पहुंचा दिया है। और चीन से अगर ये CM-302 मिल जाती है तो इसके बाद ये तबाही तय है कि युद्धपोत तबाह हो जाएंगे। ईरान इसीलिए इस पर डील करने में लगा हुआ है। अब एक और खबर आ रही है। खबर क्या है कि ईरान का समंदर में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये बार बार उसकी तरफ से किया जा रहा है। पहले भी इसी तरीके से सैन्य जो वहां पर ड्रिल है वो की जा रही थी। अब अमेरिका से टकराव के लिए तैयारी है। दक्षिणी तट पर ईरान की वॉर ड्रिल शुरू हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में हमने देखी थी, उसके बाद अब दक्षिणी तट पर यह शुरू हुई है। ईरान ने कई हथियारों का सीधे सीधे यहाँ पर प्रदर्शन भी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से जो तैयारियां है वो की गई है। ईरान का समंदर में शक्ति प्रदर्शन जहां एक बार देखने को फिर से मिल रहा है। अमेरिका से टकराव के बीच में युद्धाभ्यास किया जा रहा है। यह दक्षिणी तट पर ईरान की वॉर ड्रिल चल रही है। ईरान ने कई हथियारों का प्रदर्शन यहां पर कर दिया है। इसके अलावा एक जानकारी है कि CM-302 मिसाइल की डील लगभग तय हो गई है। चाइना से अगर यह मिसाइल मिल जाती है तो अमेरिका के युद्धपोत तबाह होना तय है और मिसाइल शक्ति पर ही ईरान काम कर रहा है।
कि उसके पास इस तरीके से मिसाइल हो जिससे वो तुरंत से लॉन्च कर सके, तुरंत से एम कर सके अपने टारगेट को और उसे वहीं पर तबाह कर सके। इसीलिए वो मिसाइल शक्ति को पकड़ करके रखना चाहता है। इसी मिसाइल प्रोग्राम से सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो इजराइल दिखाता है कि अगर इनके पास, ईरान के पास मिसाइल ज्यादा हो गई तो ये सबसे ज्यादा जीना अगर किसी का दूभर करेंगे तो वो इजराइल का ही करेंगे। इजराइल इसलिए बार बार कहता है कि अगर बातचीत हो रही है जिनेवा में तो बात सिर्फ परमाणु पर मत करना, बात मिसाइल प्रोडक्शन पर भी कर लेना। लेकिन ईरान बार बार यह कहता है कि मिसाइल प्रोडक्शन नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो अपनी इस शक्ति को और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। ईरान लगातार अमेरिका पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। IRGC लगातार युद्धाभ्यास करके अपनी तैयारियों को धार दे रहा है। साथ ही नए हथियारों की टेस्टिंग भी की जा रही है। ईरान ने छोटी छोटी स्पीड बोट्स की ताकत को भी परखा। आकार और संख्या के हिसाब से ही ईरान ने इन्हें मॉस्किटो फ्लीट नाम दिया, जो समंदर की उथली लहरों पर उछलते हुए जल्द ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंच सकती है और उस पर हमला कर सकती है। बताया जा रहा है कि ईरान की मॉस्किटो फ्लीट में करीब 1500 बोट्स हैं, जो कम गहराई वाले समंदर में बेहद ताकतवर होती है और युद्धपोत या पनडुब्बी के साथ इनकी ताकत और भी बढ़ जाती है। मॉस्किटो फ्लीट की स्पीड बोट्स पर भी मिसाइलें तैनात हैं। इन पर नस्र, कोसार, कादिर और जाफार जैसी मिसाइलें तैनात हैं। अब खबर है कि ईरान ने इन पर अबू मेहदी मिसाइल भी तैनात की है। अबू मेहदी मिसाइल की रेंज करीब 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। ईरान के पास गादिर क्लास की पनडुब्बी है, जो आकार में छोटी है। ये सबमरीन और मॉस्किटो फ्लीट मिलकर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर जबरदस्त हमला कर सकते हैं। ईरान के पास कातामरान बोट्स भी है। इन पर 16 मिसाइल लॉन्चिंग ट्यूब्स हैं। खबरों के अनुसार इन्हें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस भी किया गया है। इनकी रेंज करीब 100 किलोमीटर बताई जा रही है। ईरान के पास भले ही एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन उसके पास ड्रोन कैरियर है। इस कैरियर से JAC 313 ड्रोन को उड़ान भरते देखा गया। और अब आइए आपको बताते हैं ईरान के छोटे और बेहद खतरनाक हथियार मॉस्किटो फ्लीट के बारे में। आखिरकार ये है क्या? ये छोटी और तेज नावों का झुंड है। इनके बारे में ये बताया गया है कि ये किसी भी एम को सटीक तरीके से निशाना साधते हैं और उसके बाद एक साथ जाकर के झुंड में ये हमला कर देते हैं। मॉस्किटो फ्लीट है क्या? चलिए आपको समझा देते हैं। छोटी और तेज नावों का ये झुंड है। एक साथ बहुत सारी नावें जा सकती है। एक झुंड में हमला करने की क्षमता ज्यादा होती है। जहाजों के रडार और डिफेंस सिस्टम पर ये निशाना साध सकते हैं और 50 से 100 नॉटिकल माइल्स की इसकी रफ्तार होती है। नस्र, कोसार, कादिर, जफार मिसाइल इस पर तैनात होती है। इसके साथ ही अबू मेहदी मिसाइल की तैनाती भी इन पर की गई है। कम गहराई वाले समंदर में ये बेहद प्रभावी होती है और जंगी जहाज के मुकाबले नावों की कीमत कम भी होती है और इसे जल्द से जल्द जंगी जहाजों के नजदीक पहुंचाया जा सकता है, युद्धपोत के नजदीक पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए इसे मॉस्किटो फ्लीट कहते हैं, क्योंकि ये एक साथ झुंड में चलते हैं। अब मॉस्किटो फ्लीट की वजह से क्या सच में नुकसान होगा? यूएस के जितने भी R4 खड़ा हुआ है या USS अब्राहम लिंकन खड़ा हुआ है, उनके युद्धपोत को यूएस के नुकसान हो पाएगा? लेकिन इस फ्लीट से देखें, ईरान लगातार अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। तो ये सब यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस वजह है रूस और चीन का साथ। रूस और चीन ने ईरान को भारी मात्रा में हथियार और सैन्य साजो सामान की सप्लाई की है और अब ईरान ने चीन से एक और रक्षा सौदा किया। बताया जा रहा है कि ईरान चीन से CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिससे समुद्र में उसकी ताकत बढ़ जाएगी। चीन की CM-302 मिसाइल बेहद खतरनाक है। इसकी रेंज लगभग 290 किलोमीटर है। ये समंदर की सतह के करीब उड़ते हुए दुश्मन की ओर बढ़ती है ताकि एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से दूर रह सके। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान को ये मिसाइलें मिल जाएं तो उसकी समुद्र में हमला करने की ताकत काफी बढ़ जाएगी और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ा खतरा पैदा होगा।
चीन से ईरान की मिसाइल सिस्टम की खरीद पर बातचीत कम से कम 2 साल पहले शुरू हुई थी। पिछले साल जून में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ था। इसके बाद इन बातचीतों में तेजी आई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ईरान कितनी मिसाइल्स खरीदेगा और उसकी कीमत क्या होगी, लेकिन ये तय है कि इस खबर से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि ईरान के अपने सहयोगी देशों के साथ सैन्य और सुरक्षा समझौते हैं, अब उनका इस्तेमाल करने का सही समय है। ये सौदा संयुक्त राष्ट्र के 2006 में लगाए गए हथियार संबंधी प्रतिबंध के खिलाफ माना जाएगा। 2015 में परमाणु समझौते के बाद प्रतिबंध हटाया गया था, लेकिन पिछले सितंबर में फिर से लागू कर दिया गया। इसके अलावा ईरान आसानी से मूव कर सकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर मैन पैड्स पर भरोसा कर रहा है। इन्हें जवान कंधे पर रखकर हमला कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि रूस ईरान को 2500 बेरबा मिसाइल देने जा रहा है। उसे जल्द ही 500 लॉन्चर्स भी मिल सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान की भी अमेरिका को चेतावनी सामने आई है। आर्मी चीफ है अब्दुल रहमान मोसावी, उन्होंने धमकी दी है कि हमला हुआ तो ये यूएस का सबसे ज्यादा नुकसान इस दौरान होगा। मोसावी ने आगे कहा है कि अमेरिका ने रुख बदलने पर हमें मजबूर कर दिया है और हम ये रुख बदलेंगे। उनका कहना है कि अगर ये युद्ध होता है, अब्दुल रहमान मोसावी, ये उनकी धमकी है। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर ये हमला होता है तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो यूएस को ही होना, उन्हें ही इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। अमेरिका ने रुख बदलने पर हमें मजबूर कर दिया है। मोसावी की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है। अब ईरान हो या अमेरिका हो, धमकियां तो जी भर के दी जा रही है, तो फिर बातचीत की टेबल पर आने का मतलब ही क्या उठता है? क्यों बातचीत की टेबल सजानी है? क्यों टाइम वेस्ट करना है? ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा है दुनिया के सामने नकाब पहन करके कि हमने कोशिश की। दोनों ही देश आखिर में यही कहेंगे कि हमने कोशिश की, लेकिन यूएस नहीं रुका। यूएस कहेगा ईरान नहीं रुका, और इस तरीके से ये हमला भी कर देंगे। अमेरिका ने रुख बदलने पर जो मजबूर किया है, मोसावी कह रहे हैं कि उसके बाद हमारी जो तैयारी है वो हो जाएगी। अब आइए आपको ईरान की एक और ताकत के बारे में बता देते हैं। ईरान का अल-1 डिस्ट्रॉयर है, उसकी क्या ताकत है वो जरा जानिए। ये ईरानी नौसेना का एक बड़ा सतह युद्धपोत है। इसकी तस्वीर जरा देख लीजिए। ब्रिटेन की वॉस्वर्थ हार्नी-कॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया था और बाद में ये ईरान की सेवा में शामिल हुआ। इसे अल-1 क्लास फ्रिगेट भी कहा जाता है। 1970 के दशक में इसे ईरान को सौंपा गया। ईरानी क्रांति के बाद भी यह सेवा में बना रहा। पहले से वॉस्पर MK5 फ्रिगेट कहा जाता था। रूस और चीन के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में इसने भाग लिया और अब उनके पास यह ताकत के रूप में है। इसके वजन की अगर बात की जाए तो लगभग 1100 से 1540 टन है। इसकी लंबाई 94.5 मीटर है और यह अधिकतम लगभग 39 नॉट्स यानी करीब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसकी जो क्रूज रेंज है वो लगभग 5000 समुद्री मील बताई जाती है। इसकी भूमिका क्या होती है? इसकी जो भूमिका है, इसका जो काम है वो होता है समुद्री गश्त करना, काफिले की सुरक्षा करना, एंटी शिप और एंटी सबमरीन युद्ध एयर डिफेंस को छोटा हथियारों का सेट पहुंचाना। एंटी सबमरीन टॉर्पीडो ट्यूब ईरानी नौसेना के सरफेस कॉम्बैट फ्लीट की रीढ़ माना जाता है, इसलिए ये इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। लेकिन ये क्या इस युद्ध में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा, ये सवाल भी है। जवाब इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग की बड़ी तैयारी की है। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड जंग के लिए तैयार है, लेकिन एक जंग अमेरिका के समुद्री दैत्य पर भी चल रही है और वो है बुनियादी सुविधाओं की। खबरों के अनुसार USS जेराल्ड आर फोर्ड पर तैनात करीब 4500 जवान बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। उन्हें टॉयलेट तक के लिए 45 मिनट लंबी लाइन में लगना पड़ता है। USS जेराल्ड आर फोर्ड में टॉयलेट और सीवेज सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हैं। इस पर बने 650 टॉयलेट में से ज्यादातर खराब पड़े हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है सीवेज सिस्टम का फेल होना और नियमित मेंटेनेंस की कमी। दरअसल जेराल्ड आर फोर्ड लगातार समुद्र में तैनात रहा है, इसीलिए समय पर मरम्मत नहीं हो पाई।
हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जवानों को टॉयलेट के लिए भी रोजाना 45 मिनट तक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। प्लम्बिंग और मरम्मत का काम देखने वाले तकनीशियन रोज करीब 19 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रही। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम पर निर्भर है। अगर एक वाल्व भी खराब हो जाए तो पूरे विभाग के टॉयलेट बंद हो सकते हैं। इसके अलावा पाइप्स में कैल्शियम का जमाव भी बड़ी दिक्कत है, जिससे पतली पाइपलाइन जाम हो जाती है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जून 2025 से समुद्र में है। जनवरी में इसने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के दौरान अहम भूमिका निभाई थी और अब ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इसे अरब वर्ल्ड में तैनात कर दिया गया है। आमतौर पर तैनाती 6 महीने की होती है, लेकिन अब ये 8 महीने से ज्यादा हो चुकी है। लंबी तैनाती का असर जवानों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। वो लंबे समय से परिवार से दूर हैं, थकान और निराश महसूस कर रहे हैं। साफ है कि ईरान के खिलाफ हमलों में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड काफी अहम रोल अदा कर सकता है, लेकिन अगर इसकी समस्याएं बनी रही तो ये अमेरिका को भी बड़ा झटका दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन की। यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला देखने को मिला है। रूस ने गैस प्लांट पर अटैक किया है। इस बार ये हमला किया गया है यूक्रेन में, यह हमला किया गया है रूस की तरफ से। रूस ने ये बड़ा हमला कर दिया है। रूस ने गैस प्लांट को इस बार निशाना बनाया है और वहां पर यह अटैक किया गया है रूस की तरफ से। निजिन और नौसिक्का ये जगह बताई जा रही है जहां पर यह हमला किया गया है। निजिन में, नौसिक्का में यह हमला किया गया है। ये गैस प्लांट बताया जा रहा है। रूस ने इसे तबाही मचा करके पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। और यूक्रेन में जो रूस का एक बड़ा हमला है वो फिर से एक बार देखने को मिल गया है। बार बार रूस की तरफ से इसी तरीके से बड़े हमले किए जा रहे हैं। एक बार फिर से हमला किया गया तो रूस ने गैस प्लांट पर सीधे अटैक किया और रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि जितना भी ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह कर दिया जाए। तबाह करने के साथ साथ उसे बनाने का, उसे रिपेयर करने का वक्त नहीं दिया जा रहा है रूस की तरफ से। और इस वजह से यूक्रेन भी परेशान है। आधे से इलाके ऐसे हो गए जहां पर बिजली पूरी तरीके से गुल है। ठंड में लोग जकड़े हुए हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि बार बार इन्हीं जगहों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं करने दिया जा रहा है। अब खबर क्या आ रही है? खबर यह है कि पुतिन की टीम पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। टारगेट पर पुतिन के टॉप मंत्री और अधिकारी बताए जा रहे हैं। पुतिन ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। अब ये फिर से एक लिस्ट बन गई है। रूस और यूक्रेन के बीच में ये लिस्ट बन गई है। पुतिन ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और इस वक्त टारगेट पर जो है वो पुतिन के मंत्री है, टॉप मंत्री और अधिकारी है। ये दो खबरें ये बता रही है कि किस तरीके से ये टशन चल रहा है, किस तरीके से ये वॉर चल रही है। एक जानकारी ये कहती है कि बड़ा निशाना बनाया गया है निजिन और नौसिक्का को। वहां पर हमला किया गया है। रूस ने गैस प्लांट पर यूक्रेन का अटैक किया तो यूक्रेन की तरफ से ये जानकारी मिलती है कि एक लिस्ट भी बन गई है। पुतिन ये कह रहे हैं कि उनकी टीम पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अगर टारगेट पर कोई है तो राष्ट्रपति पुतिन के टॉप मंत्री और अधिकारी हैं। इसलिए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं क्योंकि अब वो किसी को भी इस युद्ध में खोना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इस युद्ध में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है, सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए हैं। 4 साल के भीतर जवानों की जो संख्या बताई जा रही है वो यूक्रेन में 1 लाख जवान मृत हो गए ऐसा बताया जा रहा है। तो रूस का आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। ये 12 से 14 लाख का आंकड़ा है जो अपने आप में चौंकाता है। कितने सारे सैनिकों की मौत, 4 साल का युद्ध, मिला क्या? तबाही के अलावा कुछ भी नहीं, हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी भी कोई रुकेगा नहीं। इन सब के बीच में अभी भी ये कहा जा रहा है पुतिन की तरफ से कि वो इस युद्ध को और ज्यादा खींचेंगे। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो ज़ेलेंस्की को घुटनों पे नहीं लाते, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो यूक्रेन में अपना झंडा नहीं लहरा देते हैं। अब जरा देखिए और समझिए कि कितने सैनिकों को इस दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी है। यूक्रेन और रूस की जंग के 4 साल पूरे हो चुके हैं। अब तक जंग रोकने के कई प्रयास किए गए, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए।
और अब यूक्रेन का आक्रामक रुख समझौते की उम्मीदों को खत्म कर रहा है। यूक्रेन लगातार रूस के ठिकानों पर भीषण हमले कर रहा है। इन हमलों में रूस के स्वदेशी AN-196 ड्रोन अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। यूक्रेन की सेना ने तातरस्तान में तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। इस हमले में द्रुज़्वा पाइपलाइन को नुकसान हुआ। दरअसल ल्यूमेन में तेल का बड़ा ट्रांजिट जंक्शन है। यहाँ से उफा, समारा और अल्मीतीवेस्क के लिए पाइपलाइन जाती है। पंपिंग स्टेशन में आग लगने से हंगरी और स्लोवाकिया को तेल की सप्लाई रुक गई, जिससे दोनों देशों में परेशानी बढ़ गई। यूक्रेन ने पर्व में केमिकल प्लांट पर अटैक किया। बताया जा रहा है कि इससे प्लांट की 2 यूनिट तबाह हो गई। बताया गया कि मेटाफैक्स केमिकल प्लांट साल 1990 में बनाया गया था। यह रूस और यूरोप का सबसे बड़ा मेथनॉल उत्पादक प्लांट है। यहाँ विस्फोटक से संबंधित दूसरे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। यहाँ पर हमले से रूसी सेना को हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। तो रूस का तेल उत्पादन तो इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ा है, रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। अब वहीं युद्ध के चक्रव्यूह में रूस हालांकि फंसा हुआ नजर आता है। किस तरीके से फंसा हुआ नजर आता है, जरा वो समझिए। रूस में अभी भी बड़े पैमाने पर पलायन चल रहा है। रूस में अभी भी बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है कि पलायन हो रहा है। ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कैसे। 2023 में 27,807 लोगों का प्रवासन हुआ था। उसके बाद आता है साल 2024, इसमें आंकड़ा नकारात्मक हो गया, तो ये स्थिति बनी। उसके बाद साल 2025 आता है। साल 2025 में रूस में, उसके बाद आएंगे हम 2024 में, रूस में मौत भी जन्मों से कहीं ज्यादा है। मृत्यु दर और जन्म दर पूरी तरीके से आगे पीछे हो गई है। वहां पर यह आलम बना हुआ है। यूक्रेन के मुकाबले रूस में का बड़ा अंतर हालांकि नहीं दर्ज किया गया है, यह बताया गया है। इसके बाद रूस को युद्ध में भारी सैन्य नुकसान हुआ है। यह सबसे बड़ी वजह है उसके चक्रव्यूह में फंसे होने की। करीब 12 लाख हताहत यानी मृत या घायल या लापता लोग हैं। 12 लाख, यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। फरवरी 2022 से अब तक 3,25,000 लोगों की मौत हो गई है। 12 लाख लोगों का कोई अता पता नहीं है। इतनी मौतों को तो दर्ज कर लिया गया है वहां पर। फरवरी 2022 से यह अब तक का आंकड़ा है। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि क्या खबर है। खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग पर परमाणु हथियारों को लेकर के यूक्रेन को बताया जा रहा है कि यूक्रेन को ये परमाणु हथियार मिल सकते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस अपने परमाणु हथियार दे सकता है, ये बड़ी खबर आ रही है। अब ये है कि रूस यूक्रेन जंग में परमाणु हथियारों की एंट्री होने वाली है। परमाणु ट्रायड पर पहले ही रूस की तरफ से काम किया जा रहा है कि हवा हो, जमीन हो, पानी हो, हर जगह से वो परमाणु हथियारों के माध्यम से हमला कर सके। लेकिन इस बीच यूक्रेन को एक और मदद का ऑफर मिल गया है। ये परमाणु हथियार देने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस तैयार हो गए हैं। वो अपने परमाणु हथियार उसे देंगे। यूक्रेन जंग में पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ है फ्रांस। ब्रिटेन भी खड़ा हुआ है, लेकिन फ्रांस हर बार उसे कोई ना कोई हथियार देता है। मीटिंग की वो तस्वीर आपको याद होगी, किस तरीके से मीटिंग हुई थी फ्रांस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच में। उन्होंने कहा था कि हम पूरा सहयोग देंगे, और अब यही सहयोग देखने को मिल रहा है कि परमाणु हथियार दिए जाएंगे। यूक्रेन को ये परमाणु हथियार मिल सकते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस से ये परमाणु हथियार मिल सकते हैं, ये बताया जा रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो अब वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा इनका इस्तेमाल करने में। जानकारी यह है कि एटमी हथियारों की खबर से पुतिन भड़क गए हैं, लेकिन यूक्रेन अगर एटमी हथियार हासिल कर लेता है तो उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए वो भड़के हैं। यूक्रेन हासिल करना चाहता है एटमी हथियार, रूस ये कह रहा है। यूक्रेन को अंजाम भुगतना होगा, रूस ये भी कह रहा है। रूस रिपोर्ट्स के अनुसार पहले नंबर पर है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन उसे फिर भी ये डर सता रहा है कि अगर यूक्रेन ने ये एटमी शक्ति हासिल कर ली तो उससे नुकसान होगा, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि यूक्रेन को इसका अंजाम भी भुगतना होगा। अगर यूक्रेन अपने पास एटमी शक्ति को बढ़ाता है, कहीं से लेकर के आता है, तो उसे उसके लिए तैयार रहना होगा कि उसका अंजाम आखिरकार क्या हो सकता है। एक तरफ फ्रांस और ब्रिटेन ये कह रहे हैं कि हम उसे अपने एटमी हथियार दे सकते हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है एटमी हथियारों को लेकर के पुतिन की तरफ से कि यूक्रेन तो ये पहले ही हासिल करना चाहता है, और अगर यूक्रेन ने ऐसा कर लिया तो उसे अंजाम भुगतना होगा, ये तय है। तो ये दो खबरें आ रही है युद्ध के मैदान से, जो ये बता रही है कि अभी भी ये युद्ध की आग 4 साल बाद भी ठंडी नहीं पड़ी है।
पुतिन हो या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हो, दोनों इस आग को ठंडी नहीं पड़ना देना चाहते हैं और ना ही नेटो यूरोप ऐसा चाहता है। पूरी दुनिया को इस युद्ध में उलझा करके जगह जगह पर समीकरण बदले जा रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि ये युद्ध खत्म हो, ना नेटो चाहता है ना यूरोप चाहता है। इसलिए बार बार वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता रहता है। इंसानियत के बेस पर अगर कुछ करना है तो अभी यूएन में जाकर के यूक्रेन की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई, उसमें यह कहा गया कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाए, रूस को तुरंत रोक दिया जाए युद्ध से। बहुत सारे देश ऐसे रहे जिन्होंने अपना नाम पीछे खींच लिया, उसमें अमेरिका भी एक देश था। अमेरिका ने भी अपने आप को इससे अलग रखा है। भारत हमेशा से क्लियर रहा है, स्पष्ट रहा है कि हम शांति के दूत हैं, हम शांति की बात करते हैं, हम इसमें नहीं उलझेंगे और हमारा स्टैंड यही है कि हम शांति की बात करते हैं। लेकिन अमेरिका को क्या हुआ जो पीछे चला गया है? अब जरा देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिरकार 4 साल बाद युद्ध की स्थिति क्या है। जहां एक तरफ यूक्रेन लगातार रूस में तबाही मचा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी यूक्रेन में खास रणनीति के तहत हमले कर रहा है। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर ड्रोन अटैक कर रहा है। इनमें से कई डिकॉय ड्रोन से हमले किए गए ताकि एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। ये डिकॉय ड्रोन ऐसे ड्रोन होते हैं जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करते हैं और उसकी महंगी मिसाइल को बर्बाद भी करते हैं। यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी हो गई है और रूस लगातार इस स्थिति का फायदा उठा रहा है। रूस लगातार फ्रंट लाइन पर हमले कर रहा है। रूसी सेना ने ज़पोरिज्जिया पर जबरदस्त अटैक किया। बताया जा रहा है कि इन हमलों में 10 लोग जख्मी हो गए, जबकि 10 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस ने निप्रो में एक पुलिस स्टेशन पर अटैक किया। रूस ने यूक्रेन के हमलों से अपने जवानों की हिफाजत का भी पुख्ता इंतजाम किया। रूसी सेना ने कई सुरंगें तैयार की, इनमें हथियार जमा किए गए। यहां तक कि इनमें गाड़ियों को भी सुरक्षित रखा जा रहा है। इन सुरंगों से निकलकर अचानक ही रूसी जवान हमला बोल देते हैं। आज सवाल यह है कि 4 साल की जंग में आखिरकार यूक्रेन ने क्या कुछ खोया है। यूक्रेन के बताया यह गया है कि 20% हिस्से पर रूस पूरी तरीके से काबिज हो गया है। 20% हिस्सा जिस पर उसने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। रूसी कंट्रोल में 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चला गया है, जिसमें लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज्जिया, बाखमुत पर रूसी कब्जा हो गया है। 4 साल में यूक्रेन के 15 लाख सैनिक मारे गए हैं और 60 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन को छोड़ दिया है। यूक्रेन की जीडीपी में 30 से 40% की गिरावट भी दर्ज की गई है। यूक्रेन अब दूसरों के सहारे हो गया है, यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो नेटो और यूरोप की मदद पर ही टिका हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान 4 साल में अगर किसी को उठाना पड़ा है तो यूक्रेन को। रूस और यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे कर चुका है और 5वें साल में युद्ध की विभीषिका कई गुना बढ़ गई है। पहले केवल रूस आक्रामक था, लेकिन अब यूक्रेन ने भी अपनी रणनीति बदलकर आक्रामक कर ली है। 4 साल में न केवल दोनों देशों का नक्शा बदला है, बल्कि पूरी दुनिया की सियासी और आर्थिक व्यवस्था पर भी असर पड़ा। यूक्रेन के लिए यह जंग अस्तित्व की लड़ाई है। उसने 4 साल में काफी कुछ गंवाया। यूक्रेन का लगभग 20% हिस्सा रूस के नियंत्रण में आ गया। अनुमान के मुताबिक यूक्रेन के लगभग 1 लाख से
1,40,000 जवान मारे गए और 5 से 6 लाख जवान जख्मी हुए या लापता हो गए, जबकि 15,000 से अधिक नागरिक मारे गए। रूस के हमलों से यूक्रेन का ऊर्जा ग्रिड तबाह हो गया। बिजली उत्पादन क्षमता करीब 1/3 के करीब रह गई। हालांकि इस दौरान यूक्रेन ने अपनी पहचान बनाए रखी, लेकिन इसकी बड़ी कीमत भी चुकाई। यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय देशों की मदद से रूस का डटकर मुकाबला किया और अब धीरे धीरे स्वदेशी हथियार भी विकसित कर रहा है। रूस को युद्ध में रणनीतिक बढ़त तो मिली, लेकिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जंग की शुरुआत में ही दावा किया जा रहा है कि कुछ दिनों में ही जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। रूस ने मारियोपोल और बखमुत जैसे महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया और एक लैंड ब्रिज बनाया जो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को जंग के हिसाब से ढाल लिया, जिससे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का असर कम किया जा सके। अनुमान है कि रूस के अब तक 12 लाख से अधिक सैनिक या तो मारे गए या घायल हो गए, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी बड़ी शक्ति के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। इसके अलावा रूस पश्चिमी दुनिया से लगभग पूरी तरह कट चुका है और अब चीन, उत्तर कोरिया और ईरान पर बहुत अधिक निर्भर है। फिलहाल रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। पुतिन और ज़ेलेंस्की अपनी अपनी शर्तों पर समझौता करना चाह रहे हैं। ऐसे में इसका अंजाम क्या होगा कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो क्या पुतिन आधुनिक हथियारों के माध्यम से भविष्य का जो प्लान है वो सेट कर चुके हैं? भविष्य का प्लान क्या? रूस तीनों सेनाओं को और ज्यादा आधुनिक बनाएगा, ये उसकी तैयारी है भविष्य को लेकर। रूस की सेना न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करने में लगी हुई है। इसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए किया था कि वो चाहता है कि जमीन से लेकर आसमान तक, पानी तक, हर जगह से वो परमाणु हथियारों से हमला कर सके। रूस परमाणु हथियारों को और ज्यादा आधुनिक बनाने में लगा हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा हुआ है कि अगर वो हमला करेगा तो पलटवार भी होगा और इससे अपने आप को बचाना है तो मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। पुराने हथियारों को और अपडेट करेगी रूसी सेना, क्योंकि ये युद्ध तो आगे ही बढ़ते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो नए हथियार भी चाहिए होंगे। भविष्य के खतरे को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है आधुनिक हथियारों को बनाने का, कुछ हथियारों को रिप्लेस करने का, कुछ को अपग्रेड करने का। ये उनकी तरफ से तैयारी है। रूस तीनों सेनाओं को और ज्यादा आधुनिक बनाने पर पूरी तरीके से फोकस नजर आता है। वो चाहता है कि उसकी तीनों सेना इस तरीके से मजबूती से लड़े कि सामने कोई भी खड़ा हो वो सिर्फ और सिर्फ पीछे ही भागने के बारे में सोचे, आगे बढ़कर के उसकी सेनाओं के लिए खतरा ना बने। यूरोप रूस को तोड़ने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसे तोड़ना आसान नहीं है। पुतिन की कूटनीति के आगे यूरोपीय एकता भी तार तार होती दिख रही है। ब्रसेल्स में हुई यूरोपियन यूनियन की बैठक में रूस पर नए प्रतिबंध पारित नहीं हो सके, क्योंकि सभी देश एक मत नहीं हो सके। द्रुवजा पाइपलाइन से हंगरी और स्लोवाकिया को तेल की सप्लाई रोक दी गई। यूरोपियन यूनियन की बैठक में हंगरी की आपत्तियों के कारण रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध पारित करने में विफलता रही। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे होने से पहले रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन के लिए बड़े पैमाने पर ऋण मंजूर करने के लिए ब्रसेल्स में एक मीटिंग हुई। हालांकि ये लोग हंगरी को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए रूस पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने और कीव की मदद के लिए यूरोप के हालिया प्रयासों का समर्थन करने के वास्ते नहीं राजी कर सके। हंगरी को रूस के प्रति सबसे ज्यादा झुकाव रखने वाला यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश माना जाता है। उसने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के साथ साथ यूक्रेन को अगले 2 साल तक उसकी सैन्य एवं आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले 106 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण को रोकने की धमकी दी। हंगरी ने साफ कर दिया कि वो तब तक अपने रुख पर कायम रहेगा जब तक हंगरी को रूसी तेल की सप्लाई फिर से शुरू नहीं हो जाती। साफ है कि जंग के 5वें साल में अब इसका स्वरूप बदल रहा है, लेकिन पुतिन और ज़ेलेंस्की के तेवर बरकरार हैं। ऐसे में जंग कैसे थमेगी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो बातचीत की कोशिश तो इन दोनों देशों को लेकर के भी की जा रही है कि किसी तरीके से शांति वार्ता हो जाए,
ये युद्ध टल जाए, लेकिन ये युद्ध टलने वाली स्थिति में अभी तक तो नहीं पहुंचा है, बल्कि ये युद्ध और ज्यादा आगे बढ़ते जा रहा है। ये कसम खाई गई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत के साथ 2026 में कि हम पूरी तरीके से जब तक यूक्रेन को तबाह नहीं कर देते, जब तक हम ये सोवियत संघ वाला हिस्सा नहीं ले लेते हैं, तब तक हम रुकने वाले नहीं है। और इस साल तो हम उसे कदमों पर ला करके रहेंगे, घुटनों पर ला करके रहेंगे। तो युद्ध आखिरकार रुकेगा कैसे? शांति की वार्ता सिर्फ और सिर्फ वार्ता ही रहेगी, उससे कोई परिणाम नहीं निकलने वाले हैं, ये तय है। विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।